पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डेथ गॉडेस के हाथों युहाओ लगभग मर ही चुका था। इतने में ही युहाओ की रिवर्स पावर एक्टिवेट हो गई और उसके साथ ही उसके पीछे डीतियन दिखाई दिया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। आगे दिखा कि युहाओ काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने अपनी पूरी पावर रिलीज करते हुए एक बड़ा सा पोर्टल बना दिया और उसी के अंदर से एक बहुत बड़ा बीम अटैक डेथ गॉडेस की तरफ बढ़ने लगा। मगर डेथ गॉडेस ने अपने एक ही अटैक से युहाओ के अटैक को खत्म कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे युहाओ के अंदर डीतियन था। डीतियन ने हैरत जताते हुए महसूस किया कि उसे पता नहीं था धरती पर कोई इंसान ऐसा भी है जो इस लेवल के पावर को कल्टीवेट कर सकता है। यह कहकर डीतियन अपने असली रूप में बदलने लगा। उसका यह रूप देख डेथ गॉडेस हैरान रह गई और वह सोचने लगी कि तो यह डीतियन ही है। उसने यह प्रश्न उठाया कि वह क्यों अपने आप को खतरे में डाल रहा है, क्योंकि उसे इंसानों के लड़ाई में पड़ने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। यह कहकर डेथ गॉडेस अपना पूरा पावर रिलीज कर दी और उसके ऐसा करते ही बहुत से मॉन्स्टर डीतियन की तरफ बढ़ने लगे। डीतियन ने अपने पैर हवा में मारते ही चारों तरफ अपना ऑरा फैला दिया। फिर युहाओ ने बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए अपने हाथों को ड्रैगन हैंड्स में बदल दिया और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का खात्मा कर दिया। उसके बाद अपने बड़े हाथ को डेथ गॉडेस की तरफ बढ़ाते हुए उसने अनुभव व्यक्त किया कि इसमें कोई शक नहीं कि वह अभी डेथ टावर के ऊपर खड़ा है और उसने जाना पहचाना ऑरा महसूस किया। उसके मन में यह बात उभरी कि डेथ गॉडेस का मार्शल सोल कमाल का है, क्योंकि उसने अपने हाथों से कई मासूम इंसानों की जान ली और उसके साथियों को भी खत्म किया। यह भावना लेकर डीतियन ने डेथ गॉडेस पर भारी पड़ना शुरू कर दिया। वह एक के बाद एक अटैक डेथ गॉडेस पर कर रहा था और डेथ गॉडेस उसके इन अटैक्स से बचने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर डीतियन गुस्से में घोषणा कर बैठा कि आज वह सभी सोल्स का बदला उससे लेगा। ये कहकर उसने चारों तरफ अपने पावर से पोर्टल बनाना शुरू कर दिया। बचने के लिए डेथ गॉडेस ने 7th सोल स्किल का यूज करते हुए एक मास्क अपने मुंह पर पहन लिया। उसने 7th सोल स्किल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ का उपयोग करते हुए स्वीकार किया कि डीतियन पावरफुल है, मगर अभी वह अपने ट्रू फॉर्म में नहीं है। इसके बाद डेथ गॉडेस ने बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करना शुरू कर दिया। फिर उसने युहाओ की हालत देकर आगाह कर दिया कि डीतियन, इस बच्चे की बॉडी तुम्हारे पावर को नहीं झेल पाएगी और कुछ ही देर में इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहने के साथ युहाओ की बॉडी आसमान में उड़ने लगी और उसके अंदर से अल्टीमेट पावर बाहर आना शुरू हो गया। तब डीतियन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वह अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। इतना बोलते ही युहाओ के बॉडी से पावरफुल एनर्जी बाहर निकलने लगी और वह एक घना बादल बन गई। फिर उसके अंदर से एक गोल्डन पावर की बीम नीचे गिरने लगी। यह नजारा देखकर डेथ गॉडेस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई और हैरानी जताई कि क्या यह पॉसिबल भी है। उसने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या युहाओ ने वॉइड को तोड़कर टेलीपोर्टेशन की मदद से अपने बॉडी को बाहर ला लिया है। यह सोचकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और चारों तरफ सोल रिंग बनना शुरू हो गई। उनके अंदर से एक खतरनाक अटैक युहाओ की तरफ बढ़ने लगा। तब डीतियन ने ड्रैगन एम्परर एनाहिलेशन रोर स्किल का प्रयोग करके एक पावरफुल अटैक कर दिया। उसका यह अटैक डेथ गॉडेस के अटैक से टकराने लगा और उसके आसपास आने वाली हर चीज खत्म होने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ कि आज दोनों ही हार मानने वाले नहीं थे। बहुत देर तक उनके अटैक्स एक दूसरे को टक्कर देते रहे। अचानक डीतियन अपने असली रूप में पूरी तरह प्रकट हो गया और इस दृश्य को देखकर डेथ गॉडेस ने स्वीकार किया कि डीतियन और युहाओ दोनों ने अच्छा काम किया। यह कहकर उसने अपना पावर वापस बुला लिया और मुंह मोड़कर जा निकली। यह दृश्य देखकर डीतियन ने युहाओ से आश्वस्त करते हुए कहा कि उसे इतने पावरफुल दुश्मन का सामना करने के लिए नहीं आना चाहिए था। उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर वह नहीं आता तो किसी ने भी युहाओ को बचाया नहीं होता और डेथ गॉडेस उसे जिंदा छोड़कर यहाँ से नहीं जाती। यह सुनकर युहाओ ने प्रतिक्रिया दी कि डीतियन ने नेचर में एक बैलेंस बनाना चाहा है और यही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर उसने आगे प्रश्न किया कि यदि ह्यूमन वर्ल्ड सन मून एम्पायर की वजह से खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। इसके बाद वे सभी सोल बीस्ट को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। डीतियन ने चिंतित होकर फिर प्रश्न उठाया कि वे सन मून एम्पायर की पावर को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत मात्रा में पावर है जिसका सामना शायद वे कर भी न सकें। साथ ही उसने यह चेतावनी भी दी कि डेथ गॉडेस बहुत खतरनाक है। यदि उसने ठान लिया कि डेथ टावर का यूज करके डीआईतियन को खत्म करना है तो डीआईतियन उसका सामना अपने ट्रू फॉर्म में भी नहीं कर पाएगा। जीत तो दूर की बात होगी। यह सुनकर युहाओ ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या डीआईतियन अपने ट्रू फॉर्म में आकर भी उसे नहीं हरा पाएगा और क्या वे जीतेंगे या नहीं यह भी कंफर्म नहीं है। डीआईतियन ने बतलाया कि इस बार युहाओ उस पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो गया है। उसकी बॉडी कमजोर पड़ने लगी है, इसलिए उसे अपना और अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए। फिर कहे कि जीवन को अच्छे से एंजॉय करना सीखना चाहिए ताकि बाद में उसे रिग्रेट न हो सके तो मौत के मुंह में जाना भी बंद कर देना चाहिए। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। उसके जाते ही युहाओ ने अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स को याद किया और ऐसा करते ही वह वापस से अपने बॉडी में आ गया। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उसके दोस्त चारों तरफ से
से घेर कर उसे बैठे हुए थे। रही बात डेथ गॉडेस और डेथ टॉवर की, तो वे दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। सन मून एम्पायर के सैनिक अब यहाँ से काफी समय पहले ही जा चुके थे और मिंगडू माउंटेन को फिर से स्टार लुओ एम्पायर की सेनाओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। उधर युहाओ के साथी उसकी हालत देखकर गहरी चिंता में पड़ गए थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, शरीर निष्प्राण सा दिख रहा था और उसके अंग सही से काम नहीं कर रहे थे। वह मानो एक निर्जीव देह में बदल गया था। वुटोंग को युहाओ की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसका मन बेचैन था और चिंता से भरा हुआ। संशी ने उसे ठीक करने की कोशिश की मगर कोई असर नहीं हुआ। उसने गंभीर स्वर में बताया कि युहाओ की हालत बहुत खराब है, उसके कई अंग नष्ट हो चुके हैं और उसके मेरिडियन भी टूट चुके हैं। यह सुनकर वुटोंग ने शैटर स्टार की ओर देखा और उनसे उम्मीद भरी आवाज में पूछा कि क्या वह किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास असाधारण हीलिंग क्षमता हो। शैटर स्टार कुछ पल चुप रहे, मानो शब्द ही खो गए हों। तभी डाइहाओ वहां पहुंचे और आते ही युहाओ की स्थिति के बारे में पूछने लगे। उन्हें वहां देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। डाइहाओ के साथ उनके कई साथी भी थे। शैटर स्टार ने उन्हें देखकर आश्चर्य से कहा कि उन्होंने स्वयं यहाँ आने का कष्ट किया। डाइहाओ ने जवाब दिया कि युहाओ उनके देश का हीरो है और उसके लिए यहाँ आना उनका कर्तव्य है। जब उनकी नजर युहाओ की नाजुक हालत पर पड़ी तो उनकी आंखें नम हो उठी। उन्होंने अपने साथ आई हीलर की ओर मुड़ते हुए आभार व्यक्त किया कि वह स्वयं यहाँ आई हैं। उस हीलर ने शांत भाव से सिर हिलाया और तुरंत अपने कार्य में जुट गई। उसने अपने हाथों में हीलिंग मैजिक को जागृत किया जो धीरे धीरे चमकते धागों का रूप लेकर युहाओ के शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। तभी यह पता चला कि उस हीलर का नाम मिस वोंग है। वह संसार की नंबर 1 हीलर सोल मास्टर थी, अमर और अजय। कहा जाता था कि उसे कोई मार नहीं सकता। वह स्टार लो एम्पायर में डेप्यूटी हीलर थी और एक अल्टीमेट डुलुओ हीलिंग मास्टर के रूप में प्रसिद्ध थी। जब तक किसी व्यक्ति में अंतिम सांस शेष रहती थी तब तक मिस वोंग उसे जीवन दान दे सकती थी, चाहे उसकी हालत कितनी भी गंभीर क्यों न हो, भले ही वह मृत्यु के द्वार पर ही क्यों न खड़ा हो। युहाओ की स्थिति को देखकर मिस वोंग ने गंभीरता से कहा कि उसकी हालत अत्यंत खराब है। उसके सभी मेरिडियन पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और उसके प्रमुख अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। परंतु उसने यह भी देखा कि युहाओ का शरीर अपने आप को धीरे धीरे हील कर रहा था। डाइहाओ ने चिंतित होकर पूछा कि वह उसे कैसे ठीक करेगी और उसकी क्या योजना है। मिस वोंग ने उत्तर दिया कि युहाओ की सेल्फ हीलिंग क्षमता विलक्षण है। यदि उसने उस पर किसी और दवा या बाहरी इलाज का प्रयोग किया तो वह उसकी देह के लिए किसी आघात से कम नहीं होगा। इसके बाद उसने अपने चारों ओर की प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किया और कहा कि वह वातावरण से पावर लेकर युहाओ की उपचार प्रक्रिया को दोगुनी गति से सक्रिय कर सकती है। इतना कहकर मिस वोंग पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश फूटने लगा और युहाओ धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। मिस वोंग ने अपने विशाल पंख फैलाकर उसे कवर कर लिया। कुछ ही क्षणों में युहाओ की देह में जीवन का संचार होने लगा। ये दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। ऐसा चमत्कार उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। युहाओ के भीतर की शक्ति मिस वोंग की ऊर्जा से मिलकर उसे सोल पावर के लेवल 96 की सीमा तोड़ने में सहायता कर रही थी। इसी दौरान युहाओ के माथे पर स्पिरिचुअल आई उभर गई। मिस वोंग ने अपने पंखों को फैलाया और शक्ति का तीव्र विस्फोट किया जिससे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे धरती पर उतरी और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई। सभी की ओर देखकर मिस वोंग ने शांत स्वर में कहा कि अब युहाओ पूरी तरह खतरे से बाहर है और उसे सिर्फ विश्राम की आवश्यकता है। यह सुनकर सभी के चेहरों पर राहत और खुशी झलक उठी। संशी ने आगे बढ़कर मिस वोंग को अपने फ्रेंड की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। बाकी दोस्तों ने भी एक एक कर आभार व्यक्त किया। सीनियर और डाइहाओ यह दृश्य देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर बाद सभी फ्रेंड्स ने मिलकर युहाओ को बिस्तर पर लिटा दिया। संशी ने कहा कि मिस वोंग ने स्पष्ट किया है अब युहाओ सुरक्षित है और उसका शरीर स्वयं को धीरे धीरे ठीक कर लेगा, इसलिए सभी को कुछ विश्राम करना चाहिए। उसने यह भी तय किया कि सब बारी बारी से युहाओ की देखभाल करेंगे। तभी जांग ने धीरे से कहा कि वह सबसे पहले युहाओ का ध्यान रखेगी। यह सुनकर वुतोंग ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की व्याकुलता थी, मानो वह स्वयं युहाओ के पास रहना चाहती हो पर कुछ कह नहीं पा रही थी। जांग की बात पर संशी ने सहमति जताई कि जांग वहीं रुकेगी और बाकी सब जाकर आराम करें। सभी धीरे धीरे कमरे से निकलने लगे लेकिन वुटोंग वहीं खड़ी युहाओ को निहारती रही। तभी च्यू ने जांग से कहा कि वह युहाओ का ध्यान रखे और सुबह वह आकर अपनी बारी ले लेगी। वुटोंग ने यह बात सुनी पर कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह धीरे धीरे अपनी सुनहरी किरणों के साथ कमरे में उतर रही थी। युहाओ अब भी गहरी नींद में था जबकि जांग पूरी रात उसका ध्यान रखती रही थी। सुबह होते ही मिस वोंग वहाँ पहुंची और बड़ी सावधानी से युहाओ की स्थिति की जांच करने लगी। उनके आते ही जांग की निगाहों में उत्सुकता झलक उठी। वह मन ही मन युहाओ की हालत को लेकर चिंतित थी और यह जानना चाहती थी कि उसका शरीर पूरी तरह ठीक हुआ या नहीं। मिस वोंग ने उसकी चिंता को भांप लिया और शांति से बताया कि यह बच्चा बहुत अच्छी तरह रिकवर कर रहा है। उनकी आवाज में एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जांग के भाव सिर्फ चिंता तक सीमित नहीं थे, वह इस लड़के को सच्चे मन से पसंद करती है। जंग ने अपने भीतर के भावों को
छिपाया नहीं, उसने स्वीकार किया कि उसका लगाव सच्चा है। शायद यह भावना अब प्रेम का रूप लेने लगी है। कमरे के बाहर खड़ी वुटोंग ने यह सब सुन लिया। उसका चेहरा कुछ पल के लिए निर्विकार रहा, फिर वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। मिस वांग जाने से पहले ठहर गईं और मन में एक हल्की जिज्ञासा के साथ मुस्कुराईं। उनके मन में विचार आया कि इस बच्चे के पास पहले से ही एक प्रेमिका है। उन्होंने जाते जाते यह भी सोचा कि प्यार शब्द जितना छोटा दिखाई देता है उतना ही गहरा और जटिल है। उन्होंने अपने अनुभव से जाना था कि किसी को पसंद करना यह नहीं दर्शाता कि वह इंसान हमेशा तुम्हारा हो जाएगा। जांग के युवा चेहरे की ओर देखते हुए उन्होंने मन ही मन यह भी सोचा कि वह अभी बहुत छोटी है और इस एम्पायर में उसे ऐसे कई लोग मिलेंगे जो उसे प्रशंसा और स्नेह देंगे। यह सब सोचते हुए उन्होंने जांग को अपने विचारों पर दोबारा सोचने की सलाह दी। जांग ने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और एक कोमल दृष्टि से युहाओ को देखने लगी, जैसे उसके भीतर अब भी एक अव्यक्त भाव शेष हो। दिन फिर से बीत गया और रात का सन्नाटा उतर आया। युहाओ की देखभाल करने की जिम्मेदारी बारी बारी से सब निभा रहे थे। जब अंतिम पहर आया तो वुटोंग की बारी थी। वह शांति से युहाओ के पास बैठी गीले कपड़े से उसका चेहरा पोंछने लगी। कमरे में बस उसकी सांसों की आवाज थी। तभी युहाओ ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया। बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा था, डोंगर। वुटोंग कुछ पल के लिए स्थिर हो गई। उसका हृदय जैसे थम सा गया। फिर उसने खुद को संभाला, युहाओ के माथे से पसीना पोंछा और उसके पास बैठ गई। उसके मन में एक अनकहा विचार उठा। उसे यह नहीं पता था कि युहाओ इतना वफादार हो सकता है। उसके भीतर एक हल्की ईर्ष्या और आदर दोनों का भाव था। वह सोचने लगी कि डोंगर नाम की वह लड़की कितनी सुंदर होगी, जिसके नाम का उच्चारण युहाओ नींद में भी कर रहा था। समय धीरे धीरे बीता गया। युहाओ का ध्यान रखते हुए वुटोंग कब वहीं उसके पास सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका हाथ अब भी युहाओ के हाथ में था। वह चौंक उठी और तुरंत पीछे हट गई, जैसे खुद से कोई गलती हो गई हो। तभी दरवाजा खुला और बाकी दोस्त अंदर आ गए। वे सब युहाओ का हाल देखने आए थे और वुटोंग का आभार व्यक्त करने लगे कि उसने पूरी रात उसका ध्यान रखा। वुटोंग ने विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने कुछ खास नहीं किया। उसी क्षण युहाओ की पलकों में हलचल हुई। वह होश में आने लगा। ये देखकर सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। संशी आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया। युहाओ की आवाज कमजोर थी। जब उसने पहली बार पूछा कि सीनियर का क्या हाल है, क्या वे ठीक हैं? संशी ने राहत भरे स्वर में बताया कि स्टार लुओ एम्पायर ने मिंगडू माउंटेन को फिर से अपने कब्जे में ले लिया है और वहाँ अनेक सोल्जर्स और सोल मास्टर्स भेज दिए गए हैं। युहाओ ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि उन्हें अभी भी पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। संशी ने दृढ़ स्वर में मन ही मन निश्चय किया कि वह अब वह गलती दोबारा नहीं दोहराएगा जो पहले कर चुका है। युहाओ ने गंभीरता से सोचा कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर हेवनली सोल एम्पायर पूरी तरह से नष्ट हो गया तो सन मून एम्पायर सीधे एकेडमी पर दबाव बनाएगा। युहाओ को एहसास हुआ कि समय बहुत कम है, उसे तुरंत वहाँ पहुँचना होगा। संशी ने उसे आश्वस्त किया कि वह पहले ही डेथ गॉडेस के बारे में सारी जानकारी भेज चुका है, मगर अब एल्डर से चर्चा जरूरी है। उसने कहा कि सब लोग तैयार हैं, बस युहाओ को पूरी तरह ठीक होना है। युहाओ ने सहमति जताई और खुद को थोड़ा आराम देने का निर्णय लिया। सब वहाँ से निकलने लगे। तभी उसने पीछे से वुटोंग का नाम लेकर धन्यवाद कहा, लेकिन वुटोंग बिना पीछे मुड़े चली गई। उसके कदमों में हल्की झिझक थी और मन में एक उलझन। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इस समय ऐसा क्यों महसूस कर रही है और ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। युहाओ अब अकेला था। उसकी आंखें छत पर टिकी थीं और मन विचारों से भरा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दुश्मनों से घिरा रहता है। उसने ठान लिया कि अब उसे अपने आप को बेहतर बनाना ही होगा। उसकी शक्ति में सुधार आवश्यक था। उसे याद आया कि डी तियान की सोल पावर सर्कुलेशन उसकी शक्ति से बिल्कुल भिन्न थी। वह कल्पना करने लगा जैसे अनेक ब्लैक होल्स एक दूसरे से जुड़े हों और उनके भीतर एक रहस्यमयी भयानक ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। यही शक्ति उसे आकर्षित कर रही थी, मगर वही उसका सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी थी। उसे इसको नियंत्रित करना सीखना था। रात का समय था। सब अपने अपने भोजन के साथ चुपचाप बैठे थे। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। पूरा कमरा मौन से भरा था। तभी संशी भीतर आया और मुस्कुराते हुए बोला कि कमरे में इतनी शांति क्यों फैली है। उसकी हल्की फुल्की बातों ने माहौल को थोड़ा हल्का किया। उसने मजाकिया ढंग से कहा कि आज युहाओ के कमरे में उसकी देखभाल कौन करेगा। यह सुनते ही सबकी नजरें युहाओ की ओर मुड़ गईं। उसी पल वुटोंग के हाथ से चम्मच गिर गई और कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा और गहरा हो गया। युहाओ ने शांत स्वर में कहा कि अब किसी को उसकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। वह अब खुद चल फिर सकता है। उसने सभी का आभार व्यक्त किया इतने दिनों तक उसका ध्यान रखने के लिए और बताया कि वह 2 दिन में पूरी तरह रिकवर हो जाएगा। उसने कहा कि सभी शांति से खाना खाएं। वह कल्टीवेशन करने जा रहा है। युहाओ को जाते हुए देखकर च्यू के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने सोचा कि उसे तो हमेशा कल्टीवेशन की जल्दी रहती है। जांग ने हंसते हुए मन ही मन कहा कि युहाओ उसकी तरह आलसी नहीं बनना चाहता और फिर सभी ने जल्दी से खाना खत्म किया ताकि वे भी अपने कल्टीवेशन में लग सकें। रात गहराने लगी थी। युहाओ अपने कमरे में ध्यानमग्न होकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और शक्ति के प्रवाह को महसूस किया। उसे याद आया कि हेवनली प्लेस के डिसेंडेंट ने उसके
शरीर पर कितना भारी दबाव डाला था, मगर उसी दबाव ने उसे डेथ गॉडेस के डेथ टावर की झलक देखने की शक्ति दी थी। उसने हाथ फैलाए, ऊर्जा को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर बार बार उसकी रोटेशनल पावर कमजोर पड़ रही थी। वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन परिणाम समान ही रहे। उसके भीतर प्रश्न उठा कि कहीं उसका तरीका गलत तो नहीं। उसने मन ही मन डी तियन की शक्ति को याद किया, कैसे उसने अनगिनत ब्लैक होल्स को एक ही प्रवाह में जोड़ रखा था। सॉलिडिफाइड सोल पावर को भले ही अंतिम रूप कहा जाता हो, पर उसके भीतर अब भी रहस्य छिपे थे। उसे पूरा विश्वास था कि डी तियन उसे इनमें से कुछ भी नहीं बताएगा। युहाओ जानता था कि वह एक ट्विन मार्शल सोल है। जब वह एक मार्शल सोल से दूसरे पर स्विच करता है, उसकी शक्ति उसी के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण उसने डी तियन की सॉलिडिफाइड सोल पावर की नकल करने का प्रयास किया था। इसके लिए उसने अल्टीमेट आइस स्पिरिट का उपयोग किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अल्टीमेट आइस और डी तियन की शक्ति में मौलिक अंतर है। दोनों की प्रकृति एक नहीं। उसी क्षण उसके मन में एक नया विचार आया। अगर वह मिस्टीरियस हेवन स्किल का उपयोग करे और प्योर सोल पावर से प्रयोग करे, बिना किसी मार्शल सोल के प्रभाव के, तो क्या वह उस शक्ति को नियंत्रित कर सकेगा? उसने महसूस किया कि जब उसकी सोल पावर शरीर के अंदर सॉलिडिफाई होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन स्पीड कम हो जाती है। लेकिन अगर वही शक्ति शरीर के बाहर प्रयोग की जाए, तो इस विशाल दुनिया में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को असीम मात्रा में खींचा जा सकता है। इसी विचार के साथ उसने ध्यान केंद्रित किया, ऊर्जा प्रवाहित की, और धीरे धीरे वह अपने कल्टीवेशन में सफल होने लगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।